से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में है। ये संविधान का भाग 2 है और इसमें बात की जा रही है नागरिकता की, सिटीजनशिप की। ठीक है, आप लोग बताइएगा, 1 मिनट का मैं आपसे समय लूंगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? इतना डिटेल ठीक है कि थोड़ा सा और डिटेल में जाएं या थोड़ा सा और तेजी से इसको पढ़ाया जाए? एक बार आप लोग बताइएगा। फेयर एनफ है, क्लास समझ में आ रही है, अच्छा चल रहा है सेशन? अगर अच्छा चल रहा है सेशन तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अभी एक मोटिवेशनल शायरी आपके साथ सामने लाएंगे, तो आपकी डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए इस बार, और डिजिटल क्लैपिंग जो है ना वो हमको बूस्ट करेगी। ठीक है, क्लास समझ में आ रही है? जो अभी तक बताया गया आपको लग रहा है कि हमारा अच्छे से रिवीजन हो रहा है, हमारा समय जो है वो यूजफुल हो रहा है, चीज़ों को आप रिवाइज रिकॉल कर पा रहे हैं? क्योंकि इस तरह से मतलब पढ़ा के तो पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं की जा सकती, लेकिन ये चीज़ है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया से रिवीजन हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है इस क्लास में? पूरी तरह से एंजॉय करिए। एक एक आर्टिकल पे ऐसे ही डिटेल में हम सब कुछ आपको करवाएंगे, जितने भी हैं आर्टिकल 395 तक, 395 तक, हर एक आर्टिकल पे ऐसे ही आपको डिटेलिंग मिलने वाली है। अभी तो थोड़ी चीज़ें शुरुआत की हैं, इनको आप लोग पढ़े रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है चलो इसको, लेकिन आगे आपको जो आर्टिकल्स हैं जिनको अभी तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा। जनरली क्या होता है, जब आप पॉलिटी उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो 4-5-6 दिन पढ़ते हैं, 4-5-6 दिन में खींच खांच के आप स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप बोर हो जाते हैं पॉलिटी। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार कंप्लीट आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नागरिकता की। और नागरिकता को शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको वादा किया है कि हम आपको बूस्ट करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ नया प्रयास जो मैंने जीवन में पहली बार किया है, आज तक मैंने कभी किसी को शायरी नहीं सुनाई है और ना मोटिवेशन कोट हमसे निकल ही नहीं पाता था। तो आज आप लोग इसका भी फीडबैक दीजिएगा कि मैं मतलब कि शायरी को बढ़िया से आपको सुना पा रहा हूँ या नहीं, ये आप ज़रूर हमको फीडबैक दीजिएगा। ये मेरा पहला लाइफ एक्सपीरियंस है और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास भी है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे इस पूरी क्लास में चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। जरा रुको तो रिझाने में एक वक्त लगता है, जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है, कितना भी पकड़ो फिसलता है जरूर, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन कोट के साथ में कि जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो जिस तरह के आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, जो आपका ये संघर्ष है, ये आने वाले समय में आपको क्या करेगा, इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा आपके जीवन में, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं, जिनके लिए आप अपनी इस आज संडे का दिन है और संडे का दिन आप सुबह से लग गए हैं लगातार पढ़ने के लिए, तो ये आपके संघर्ष की जो गाथा है ये लिखी जा रही है, वो आपको एक ना एक दिन आपके जीवन को बदलेगी, आपके भविष्य को बदलेगी, और आपके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य आपको जरूर मिलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में कि जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। बदलेगा, ऐसे ही बदलेगा जब हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी ऊर्जा के साथ में अपनी ताकत को लगाएंगे। तो आप लोगों की क्लैपिंग के लिए मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का, और आप बहुत बेहतर सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है और मजा भी आ रहा होगा आपको। स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप को। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, सिटीजन क्या होते हैं और सिटीजन कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो हमें यह समझ लेना आवश्यक है। तो किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जो लोग होते हैं वो 4 प्रकार के लोग वहां पर निवास करते हैं। पहले जिन्हें हम नागरिक कहते हैं या सिटीजन कहते हैं। सेकंड, जिन्हें विदेशी व्यक्ति या एलियन कहा जाता है। एलियन वो नहीं जो वो उस मूवी में आया था ऋतिक रोशन वाले, क्या नाम था उसका, धूप खाता था, नाम किसी को पता है? कौन सी मूवी थी वो? कोई मिल गया या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। चलिए, तो नागरिक एक सिटीजन होते हैं, एक विदेशी होते हैं जिन्हें एलियंस कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जिसे स्टेटलेस पर्सन कहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, राज्य विहीन व्यक्ति। और आपके चौथे रिफ्यूजीज।
तो किसी भी देश में ये 4 प्रकार के लोग रहते हैं। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जिनको राज्य में सामान्यतः स्थायी तौर पर निवास करते हैं और राज्य के द्वारा उन्हें पूर्ण सदस्य होने का दर्जा दिया जाता है और उनकी राज्य में पूर्ण निष्ठा होती है। ध्यान से समझिएगा, ये नागरिकता की परिभाषा है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार जनरली पूछ भी लेते हैं कि नागरिक कौन होते हैं। तो नागरिक प्रायः कौन से लोग होते हैं? जो किसी राज्य में स्थायी तौर पर निवास करते हैं, राज्य के पूर्ण सदस्य के रूप में होते हैं और राज्य के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी राज्य का पूर्ण सदस्य हो, राज्य में पूर्ण निष्ठा हो और राज्य के द्वारा उसको पूर्ण संरक्षण मिल रहा हो, तो वो क्या होगा? नागरिक कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी चीज, उस राज्य, उन्हें जो व्यक्ति है उसे राज्य के सभी राजनीतिक, सामाजिक व कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा साथ ही साथ उसके पास राज्य द्वारा घोषित जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का भी पालन करने की जिम्मेदारी उस नागरिक की होती है, उस व्यक्ति को होती है। ठीक है, तो नागरिक कौन होंगे? जिनको राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से सदस्य माना जाएगा, उनको राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे और राज्य के द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उसको क्या बोला जाएगा? नागरिक बोला जाएगा। फिर एलियन कौन होते हैं? तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी देश के अंतर्गत रह सकते हैं, लेकिन जिस भी राज्य में है उस राज्य के द्वारा उनको राजनीतिक, सामाजिक व कानूनी अधिकार नहीं प्रदान किया जाता। ठीक है, ये तीनों अधिकार जो विदेशी होंगे उनको प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान से आपको समझना है कि जो नागरिक है, नागरिकों के पास में ये वाला जो सेगमेंट है, सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक अधिकार विदेशियों के पास में नहीं प्राप्त होंगे। भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, लेकिन विदेशियों के पास में ये सारे अधिकार नहीं होंगे। एक बार आप सभी लोग, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज तक कभी नहीं कहा कि इस सेशन को 100 पार करवाइए। 97 पे आप लोग पहुंच चुके हैं, तो 100 एक बार पार करवा दीजिए। मैं कभी कुछ मांगता नहीं, मैं कहता हूँ आप लोगों से। अब मुझे इस चीज़ से मतलब भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मैं मस्त मौला आदमी हूँ, जितना मुझे आता है समझ में उतना पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तो एक बार कोशिश कर लीजिए आप लोग, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य विहीन व्यक्ति, जिसे स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है। तो स्टेटलेस पर्सन कौन से लोग होते हैं? स्टेटलेस पर्सन इज नॉट अ रिफ्यूजी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो शरणार्थी होते हैं, वो शरणार्थी लोग क्या होते हैं? वो आपके राज्य विहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। तो राज्य विहीन व्यक्ति कौन से होते हैं? जिन व्यक्तियों के पास में किसी राज्य की आइडेंटिटी ना हो। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास में किसी राज्य की आइडेंटिटी ना हो। कहने का मतलब राज्य विहीन व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है, या नागरिकता संबंधी वैध दस्तावेज जिसके पास में नहीं होता है, वो आपका राज्य विहीन व्यक्ति होता है। राज्य विहीन व्यक्ति कोई भी हो सकता है। हमारे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग भी नहीं होंगे, कोई दूसरा है तो उसके पास भी नहीं होगा। तो राज्य विहीन व्यक्ति आपका होता है। और चौथा होता है शरणार्थी। तो शरणार्थी कौन होते हैं? जब किसी व्यक्ति को या समूह को अपने धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, नस्ल आदि पर संकट आने की कंडीशन में जब वो अपना पेरेंटल स्टेट छोड़कर कहीं दूसरे देश की शरण लेता है, तो वो शरणार्थी माना जाता है। जैसे आप रोहिंग्यास देखे होंगे, शरणार्थियों की एक समस्या बहुत बड़ी है। इंटरनल सिक्योरिटी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शरणार्थियों की समस्या कितनी बड़ी है, किस प्रकार से टेररिज्म और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके द्वारा प्रमोट होती है। तो किसी भी देश के अंदर इस 4 प्रकार के लोग रहते हैं और इसी चीज़ के बारे में हम नागरिकता के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नंबर 7, पहले आर्टिकल एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। कभी भी ये मत सोचना इस पूरे सेशन के दौरान कि ये हमें चीज़ आती है, हम इसको स्किप कर देंगे, अपने दिमाग को थोड़ा डल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, कोई रील देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत ही कंसाइज वे में हमने यहाँ पे, अभी तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी मेहनत हुई है। सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन सारी चीज़ों को पढ़ने में ही 5 दिन लग जाता है आपको बुक से,
और उनको मैंने फ्लो चार्ट माइंड मैप के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से आपको बनाया है। तो इसलिए आप बहुत कॉन्शियस होकर इस पूरी क्लास को देखिएगा। क्लास अनुच्छेद 5 हो गया, अनुच्छेद 6 हो गया, अनुच्छेद आपका 7 हो गया। भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के उद्भव के और व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों के संबंध में कुछ बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 10 है नागरिकों के अधिकारों का बने रहना कैसे संभव होगा, और अनुच्छेद 11 है कि संसद द्वारा नागरिक के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। तो ये 11 आर्टिकल हैं। लेकिन भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे मिलेगा, क्या आदत है, कैसी चीजें हैं, ठीक है, उन सारी चीजों का वर्णन 1951 के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ना कि हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो संविधान के अंदर नागरिकता के संबंधित बहुत सारे प्रावधान नहीं दिए गए हैं। जो नागरिकता अर्जन की बात है, नागरिकता त्याग करने की बात है, वो सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, 1951 के अधिनियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल को एज इट इज अभी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अनुच्छेद भारत शासन नागरिकता अधिनियम 1951 के माध्यम से नागरिकता को कैसे अर्जित किया जाता है, कैसे उसको छोड़ा जाता है, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फिर हम इसके नए डायमेंशन के ऊपर और इन आर्टिकल्स के ऊपर आएंगे। आर्टिकल्स को आपको याद नहीं करना है, ना आर्टिकल याद नहीं हो रहा है तो परेशान भी नहीं होना है कि आर्टिकल हमको याद नहीं हो रहा है, क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक आर्टिकल के प्रोविजंस जो हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है आगे। ठीक है, तो प्रायः किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, नागरिक, विदेशी, राज्य विहीन पर्सन, शरणार्थी, ये हमने आपको बता दिया है। तो देश के निवासी कौन होंगे, देश के निवासी नागरिक होंगे, विदेशी होंगे, राज्य विहीन पर्सन होंगे और शरणार्थी होंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन पर विशेष प्रकार के कानून रखते हैं, वहाँ पर न शरणार्थी रह सकते हैं, न राज्य विहीन व्यक्ति रह सकते हैं, और विदेशी भी रहेंगे तो उनके पास में पासपोर्ट वीजा होना चाहिए। लेकिन भारत क्या है, भारत सर्वधर्म समभाव और बहुत ही ओपन हार्टेड लिबरल कंट्री के रूप में है, इसलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ओपन टू एक्सेसिबल मिलेंगी। क्या होता है, नागरिकता अधिनियम 1951 मैंने बोला था, मैं माफ़ी चाहूँगा, 1955 है। ठीक है, वो गलती से मुझसे निकल गया था। तो 1955 के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता त्यागने के कई कारण यहाँ पर दिए गए हैं। पहली चीज है कि नागरिकता अर्जन के प्रारूप जो कि 1955 के अंतर्गत दिया गया है, वो कौन कौन से हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों का प्रावधान करता है। पहली शर्त कि किसी व्यक्ति को भारत के अंदर नागरिकता कब मिल जाएगी, यदि वो जन्म से भारतीय हो। ठीक है, बाय बर्थ। किसी व्यक्ति को वंश के आधार पर बाय डिसेंट भी उसको क्या दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है, या भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है। थर्ड चीज है कि भारत की नागरिकता उसको कैसे मिलेगी, बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भी उसको क्या मिल सकता है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। थर्ड वन है देशीकरण के बाय। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। और बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है, बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब देशीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। और तीसरी फिफ्थ कंडीशन है आपकी कि अन्य भूभाग के अर्जन के द्वारा, यानी कि भारत के द्वारा किसी टेरिटरी को अक्वायर किया जाता है या भारत के अंतर्गत उसका इनकॉर्पोरेशन होता है, तो बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडियन यूनियन, तब भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये 4 प्रक्रियाएं थी, 5 प्रक्रियाएं थी भारत के अंतर्गत नागरिकता अर्जन करने की। कौन सी, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण प्रक्रिया के माध्यम से और अन्य भूभाग के अर्जन के माध्यम से भारत का नागरिक उसको बनाया जा सकता है, वो भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। ठीक है, तो वो क्या होगी, ये भी आपका वर्णन कहां पर किया गया है, 1955 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो नागरिकता समाप्ति के लिए क्या क्या चीजें की गई हैं। पहली चीज कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता त्याग दी जाती है, तब वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है,
पर्यावसन यानी कि वो माइग्रेट हो जा रहा है माइग्रेशन के माध्यम से, तो माइग्रेशन के द्वारा, माइग्रेशन का मतलब कि ये अपना स्थान छोड़कर कहीं और निवास करने के लिए पूरी तरह से चला जाता है, तो उस कंडीशन में पर्यावसन के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा भी उसकी नागरिकता समाप्ति हो जाएगी। तीसरा है वंचित विधि के द्वारा। वंचित विधि मतलब कि यदि किसी व्यक्ति के लिए, यदि किसी कानून या आप ऐसे कह सकते हैं कि संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है, संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उस विधि के अनुसार भी उल्लंघन करने पर अगर उसके अंदर प्रोविजन दिया गया है कोई विधि का जिससे कि व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो उस चीज के माध्यम से भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नहीं, नेक्स्ट है आपका विवाह के द्वारा। अगर कोई इंडियन किसी विदेशी से विदेश में रहकर विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद में उस व्यक्ति के पास में वहां की नागरिकता उसको मिल जाएगी और विवाह के द्वारा भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। विदेशों में नौकरी करने के कॉन्टेक्स्ट में, तो विदेशों में नौकरी अगर कोई करता है पूरी तरह से और वहां का हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और राष्ट्र विरोधी कार्य करने के अंतर्गत अगर उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा होता है तब भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो कुल मिला के 1955 के अनुसार नागरिकता को समाप्त करने के ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद दिए गए थे उन अनुच्छेदों के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, इतना ही आपको समझने की जरूरत है। ये 4-5 पॉइंट आपको बता दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा से पूछे जाते हैं। 1955 से लेके 1955 का जो अधिनियम है उस 1955 के अधिनियम के बाद में जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से लेके जितनी भी चीज़ें आपकी लगातार आई हैं 2015, 2019, 2024 में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है। उसके बाद में दोहरी नागरिकता की जो परिभाषा है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता की जो अवधारणा होती है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, जो शरणार्थियों की समस्या है, शरणार्थी की समस्या आप वहाँ पर भी पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ भी आपको पढ़ना रहता है। तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 6 बार इसमें संशोधन किया गया है। 2024 में भी अभी संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके बाद में CAA आता है, CAA ये जो अधिनियम है इसमें सुधार किया जाता है। उसके बाद में NRI, OCI, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो कार्ड धारक होते हैं ये है। उसके बाद नेशनल सिटीजन चार्टर होता है, NCR, ठीक है, उसके बारे में भी मेंस में आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, नेशनल सिटीजन चार्टर जो होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे भी बोलते हैं, NPR होता है। तो इन सारी चीज़ों को मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना रहता है। यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बस इतना ही पढ़ लेना है कि नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो सारी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के क्या क्या प्रोविजन रहेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, उनका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों जो कि भारतीय मूल के हैं उनके नागरिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 है स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों जो होंगे वो नागरिक होंगे कि नहीं, उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 10 है नागरिक अधिकारों की निरंतरता के बारे में। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा कानून पारित करके इस तरह से इसको निर्मित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं नागरिकता के संदर्भ में। एक चीज आपको समझना है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो कौन कौन से लोग अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत के नागरिक होंगे, तो ध्यान से आपको समझना है कि जो भारत राज्य के क्षेत्र में जन्म लिए होंगे। दूसरा, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरी चीज, जो संविधान के प्रारंभ होने के कम से कम 5 वर्ष पहले भारत राज्य के क्षेत्र में निवास कर रहे हो, भारत के नागरिक होंगे अनुच्छेद 5 के अनुसार। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 6, तो पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में वो आया हो, तो इस संविधान के प्रारंभ में वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? यदि, अब उसके लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं उसके नागरिक होने की। पहला कि यदि वह
या उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भी मूल रूप से गथा जो आपका यथा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित रूप से, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, उसके आधार पर भारत का नागरिक होगा, तब भी उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और दूसरा है, यदि उस व्यक्ति ने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है तथा वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी रहा है, तब भी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कहा गया है। और इसी के अंतर्गत की एक और कही गई है कि 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार का प्रवचन किया हो, वह भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले ऐसे अधिकारी से जिसने उस सरकार के इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया हो, आवेदन करके उसने अपना नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, वो भी भारत का नागरिक होगा। तो ये जितनी बातें सही लिखी हैं इसको आप ऐसे कट मार दीजिए और कह दीजिए कि स्वतंत्रता के पहले आवेदन करके अगर उसने क्या किया है, नागरिकता का फॉर्म भर के उसको नागरिकता प्राप्त की होगी, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख के ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत राज्य क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा है, तो वो इस पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नहीं आएगा। ये सब बहुत रफ चीजें हैं, बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान का प्रयोजन करके कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 5 और 6 किसी भी कंडीशन के होने के बावजूद अगर ये कंडीशन लागू होती है तो उसको भी भारत के नागरिक के रूप में जगह दे दी जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 8 है, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, वह भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण राजनयिक तरीके से या कौशलीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अनुच्छेद 8 के माध्यम से। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य के नागरिक स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर लिया हो तो उस कंडीशन में वो भारत का नागरिक नहीं होगा। और अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिक के अधिकारों को बना रहना प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा, तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। तो ये सारी चीजें इसीलिए मैं बहुत तेजी से आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, आपको एक बार क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि संसद द्वारा, ध्यान से समझिएगा, संसद द्वारा नागरिक अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति की बात करता है। ठीक है, और नागरिकता की समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में उपबंध करने की जो शक्ति होती है वो संसद के पास में कम होती है। तो कुल मिला के ये जो आर्टिकल हैं इस पे हमने महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बता दिया। ध्यान आपको किन बातों पे रखना है? तो ध्यान आपको रखना है कि जो भारत की नागरिकता के संदर्भ में 1955 का जो अधिनियम है उसके प्रोविजन क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो नागरिकता के जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है, वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो है आपकी ये 3 चीजें। ठीक है, एक होता है आपका NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसे बोला जाता है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और तीसरा है OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए और तीनों के बीच में आपको अंतर भी होना चाहिए कि NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं और OCI क्या होते हैं। ठीक है, तो NRI मतलब कि वो व्यक्ति होते हैं NRI जो भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं। ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा, वो भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों तक किसी अन्य देश में कार्यरत रहता है, उसको क्या कहा जाता है? NRI कहा जाता है। और NRI के पास में क्या क्या पावर होती है? तो NRI के पास में वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अपनी आय को भारत में कर योग्य मान सकता है और वो भारत में कर भी दे सकता है। तो जो NRI होते हैं वो वोट भी दे सकते हैं और यहाँ पर टैक्स भी देते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि NRI के पास में क्या क्या फीचर होते हैं। दूसरा है
PIO जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। PIO क्या होता है? ये भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो जन्म से या वंश से भारतीय तो होता है किंतु भारत में रहता नहीं है, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है कि ये भारतीय मूल का व्यक्ति होता है, जन्म या वंश से तो भारतीय होता है लेकिन भारत में ये निवास नहीं करता। और 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया था, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा बनाई गई थी। और वहां से एक नए कार्ड को प्रारंभ किया जाता है जिसे OCI कहा जाता है। और ये OCI कब आता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 के अंतर्गत मनमोहन सरकार जब थी तो उस टाइम पर इस कार्ड को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो तो ऐसे व्यक्ति को OCI के योग्य माना जाएगा जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक होने की योग्यता रखता हो और किसी अन्य देश में भी रहता हो। तो OCI भारत में गैर कृषि संपत्ति के अंतर्गत ये निवेश भी कर सकते हैं। और यहीं से जो आपका 2015 था उस 2015 के दौरान ही दोहरी नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो ये हम लोग मेंस के अंदर देखेंगे कि दोहरी नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता का परिणाम क्या होता है, किस प्रकार से वो काम करती है। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिला के अभी तक हमने कहाँ पे देख लिया? हम लोग नागरिकता देख लिए हैं और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कि आपका है मूल अधिकार, संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 12